नमस्कार साथियों, कैसे आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। हम भी मस्त हैं फ्रेंड्स। लगातार हम और आप दोनों की मेहनत वीडियो के थ्रू और आपको अपने घर के थ्रू, ऑनलाइन के थ्रू मिल रहा है और आप अपने लक्ष्य के प्रति हमेशा तत्पर होंगे। आप अपने माता पिता के सपनों को पूरा करने के लिए निरंतर प्रयासरत होंगे और हम भी जस्ट लाइक आप ही की तरह हैं। हम भी अभी पढ़ाई करते हैं फ्रेंड्स। जितना थोड़ा बहुत मैं जानता हूँ आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देता हूँ। यदि आप मेरे चैनल पे नए आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो। वीडियो देखने के बाद इससे कुछ इन्फॉर्मेटिव, मतलब आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो यह लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर करो। बस मुझे यही चाहिए। और हाँ, अभी तक जो टॉपिक मैंने पढ़ा दिया है उस टॉपिक को आप इत्मीनान से कंप्लीट करो, तभी ये नेक्स्ट टॉपिक जो है वो आपको पूरी तरह से समझ में आने वाला है, 100% समझ में आने वाला है। और फ्रेंड्स, ये ऐसा टॉपिक चल रहा है सेट, रिलेशन एंड फंक्शन, जो मैथमेटिक्स का एक तरह से बोला जाए तो जो मॉडर्न मैथमेटिक्स है उसका बेस है, पिलर है। विदाउट पिलर यू कांट बिल्ड a very well furnished house, well furnished building। मतलब बिना आप बेस के कभी भी एक बहुत अच्छा शानदार बिल्डिंग का निर्माण नहीं कर सकते हो। सो प्लीज यू हैव टू गो ऑल वीडियोज रिलेटेड टू सेट्स। आपको मतलब कि जो सेट से रिलेटेड जितने भी वीडियो उसके पास जाना होगा, उसको विजिट करना होगा, उसको वॉच करना होगा। तब जब आप ऐसा, एक बात याद रखिएगा, उसमें ऐसा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, मेरे ख्याल से ऐसा नहीं लगता है कि कोई लोग ऐसा देते होंगे, जानते हैं लेकिन देते नहीं होंगे ऐसा इंफॉर्मेशन। विद एग्जाम्पल्स एंड सॉल्यूशन ऑफ ऑल क्वेश्चंस related to your NCERT and other publications, which is most important for your next competitive examination, just like NDA, Air Force, Navy and etc. जो भी बोल सकते हैं। सो फ्रेंड्स, प्लीज अपने भाई को सपोर्ट कीजिए। यूट्यूब पे नया नया है, जो भी बोलिए 3-4 महीने पहले अभी स्टार्ट किया मैंने। ग्रामीण एरिया का मैं लड़का हूँ। अभी देखिए बच्चे की आवाज़ सुने होंगे, बछड़ा की आवाज़, वही बच्चा बछड़े, जो भी बोलिए। सो प्लीज भाई को सपोर्ट कीजिए। इस पे आपको ध्यान नहीं देना है। ये टॉपिक है, इसमें टॉपिक मैंने मेंशन किया है कि हमको क्या क्या आज कवर करना है। सो रिलेशन स्टार्ट कर रहे हैं। क्या है टॉपिक का नाम? रिलेशन, संबंध। देखे फ्रेंड्स, सेट थियरी में हम लोग जानेंगे सेट, रिलेशन और फंक्शन। एक बात मैंने ऑलरेडी बता दिया था कि सबसे पहले लड़की, शादी विवाह दो लोगों के बीच होता है, एक लड़का एक लड़की पक्ष के बीच होता है, तो सबसे पहले शादी सेट होता है, लड़का लड़की सेट हो जाता है। ये मेरी मतलब होने वाली है, समझ में आ गया? ये मेरा होने वाला है, क्या है सो समझ ही गए होंगे। तब देखो, जब शादी लड़का लड़की का सेट हो जाता है तब उसी समय रिलेशन बन जाता है। यानी सबसे पहले हमने सेट कर लिया, सेट पढ़ लिया, उसके बाद रिलेशन बनाएंगे। तो जब सेट हो जाता है तो क्या कहता है, ये लड़की की चाची है, ये लड़का का चाचा है, ये मतलब कि अच्छा ये लड़का का भाई है, मतलब ये लड़की हमारी भाभी लगेगी। इस तरह से उसी समय रिलेशन सेट हो जाता है, तो रिलेशन हो गया। और लास्ट में जब टिकाई होता है, मतलब सिंदूरदान, तो उसके उसी दिन मतलब कि क्या होता है, फंक्शन का आयोजन होता है। फंक्शन मतलब कि सेरेमनी होता है, उस दिन भोज भात खाया जाता है। तो उसी तरह सबसे पहले हम लोगों ने सेट कंप्लीट कर लिया, अब रिलेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं और उसके जस्ट बाद फंक्शन स्टार्ट करेंगे। एक बात याद रखिएगा, मैं यहाँ पे मैं तो नहीं कुछ हूँ, हम रिलेशन, सेट, फंक्शन जो टॉपिक पढ़ाएंगे उस टॉपिक से रिलेटेड यदि आपको कोई भी एनडीए, एयरफोर्स, नेवी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, लूसेंट पब्लिकेशन और यंग, देखिए फ्रेंड्स, मैं इसलिए नहीं डालता हूं क्योंकि काम और मुझे पढ़ना भी रहता है, पाबंदी थोड़ा सा है टाइम का, तो इसीलिए नहीं डाल पाता हूं। लेकिन याद रखिएगा, मेरे पास यदि आप लोग सपोर्ट कीजिएगा और भी सुविधाएं होंगी, तो लिखना पड़ता है क्वेश्चन, बार बार टाइम टेकन होता है प्रोसेस ये, तो जिसके कारण थोड़ा सा दिक्कत है। लेकिन फिर भी मैं लूसेंट पब्लिकेशन का सॉल्यूशन दे रहा हूं। और याद रखिएगा, आने वाला समय में जो भी टॉपिक खत्म करूंगा उससे रिलेटेड जितने लूसेंट पब्लिकेशन में एक एक क्वेश्चन डील करूंगा जस्ट उसके बाद।
ताकि आप लोगों को लगे कि हाँ ये बंदा जो काम कर रहा है बहुत अच्छा कर रहा है। और आपके भाई बहन 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 जो भी में पढ़ रहे हैं, प्लीज आप उनको बोलिए। और बीएससी भी कोई भी स्टेट बोर्ड से हो, यूपी, झारखंड, एमपी, हरियाणा, कोई भी बोर्ड से हो, बेझिझक इस चैनल को सब्सक्राइब करो। एनसीईआरटी सब चीज इस पे कवर कराया जाएगा। नमस्कार, शुरू करते हैं आप मतलब अपने टॉपिक को। सो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्रेंड्स रिलेशन। आज रिलेशन जोड़ने वाले हैं लड़का लड़की के बीच में, ठीक, मजा आएगा, देखिए ध्यान समझिएगा। सो रिलेशन है। अच्छा एक बात याद रखिएगा, रिलेशन पढ़ने से पहले कुछ इसकी भूमिका दे देते हैं, इंट्रोडक्शन के बारे में बताते हैं, जो पृष्ठभूमि है, बैकग्राउंड। देखिए ये सब मतलब कि सबसे पहले जो जर्मनी के मैंने बोला था सेट में गणितज्ञ थे जिनका नाम था जॉर्ज कैंटर महोदय। ऐसे तो हजारों साल पहले भारत में ये सब हो चुका था। आजकल देखिएगा भोजपुरी में क्या बोलता है, समुच्चय को लोग समूचा बोलता है। समूचा गेहूं बर्बाद कर दिया, समूचा फसल नष्ट हो गया, तो समुच्चय को ही समूचा कहता है। ये आज से नहीं कहते हुए आ रहा है, हजारों साल से कहते हुए आ रहा है। तो समुच्चय ये सब बहुत दिन पहले से हम लोग जान रहे हैं, लेकिन अपने नाम पेटेंट नहीं करवाए, इसीलिए हम लोगों का नाम या हम लोगों का जो है सो मतलब उसका क्रेडिट नहीं जाता है, ये बात। सो जॉर्ज कैंटर महोदय जो कि जर्मनी के थे, उन्होंने जब ट्रिग्नोमेट्री जो फंक्शन होता है उस पर काम कर रहे थे तो उनको ऐसा प्रॉब्लम आया जो सेट से रिलेटेड था। उसी दरमियान, उसी के समयावधि में, उसी के टाइम पीरियड में उन्होंने सेट थियरी का पूरा एक तरह से नया समझे तो कॉन्सेप्ट की मतलब कि कॉन्सेप्ट ही दे दिया, एक तरह से उसकी जन्म ही उन्होंने दे दिया। इसीलिए जॉर्ज कैंटर महोदय को सेट का जन्मदाता माना जाता है। और उसी सेट पे बेस्ड है आपका रिलेशन, क्योंकि जब तक सेट नहीं होगा तब तक रिलेशन बनेगा नहीं। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि रिलेशन, सेट मैंने पढ़ा दिया, रिलेशन स्टार्ट कर रहे हैं। रिलेशन कंप्लीटली बेस्ड ऑन सेट। सो फ्रेंड्स अब आगे यहाँ पे देखते हैं। तो रिलेशन ऐसे दैनिक जीवन में हम लोग आम बोलचाल की भाषा में सुनते होंगे। जैसे देखिए रिलेशन में क्या सुनते हैं, मान लीजिए हम लोग कहते हैं सीता गीता की बहन है। फिर 2 नंबर में हम इस तरह से बोलेंगे रमेश महेश का पिता है। फिर नेक्स्ट 3 नंबर देखिए रेखा ए बी रेखा सी डी के समानांतर या समांतर, सब इंग्लिश में भी बोलेंगे, यहाँ पे बाइलिंगुअल क्लासेस चलती है। 4 नंबर में बोलेंगे रेखा ए बी रेखा सी डी के लंबवत है। फिर 5 नंबर में बोलेंगे मान लीजिए सपोज 10 5 से विभाज्य है। फिर फ्रेंड्स मान लीजिए 6 नंबर में 8 3 से 12 है। समझिएगा ये सब नॉर्मल चीजें है, रिलेशन समझाने के लिए ऐसा काम कर रहे हैं, ठीक। मान लीजिए आगे सीता राम की पत्नी है, ध्यान समझिएगा। सो फ्रेंड्स यहाँ पे रिलेशन को ऐसे समझेंगे जैसे मान लीजिए कि आप इससे पहले कभी ऐसा समझे नहीं होंगे। सो नॉर्मल है, ध्यान दीजिए। ये सब जितनी बातें हमने लिखा है यहाँ पे, सीता गीता की बहन है, रमेश महेश का पिता है, रेखा ए बी रेखा सी डी के समानांतर है, रेखा ए बी रेखा सी डी के लंबवत है, 10 5 से विभाज्य है, 8 3 से बड़ा है, सीता राम की पत्नी। इंग्लिश में बोले तो मेरे फ्रेंड्स सीता गीता की बहन है। सीता इज सिस्टर ऑफ गीता, सीता इज सिस्टर ऑफ गीता, चाहे सीता गीता इज सिस्टर, कोई दिक्कत। फिर उसके बाद रमेश महेश का पिता है, रमेश महेश का पिता है, रमेश द फादर ऑफ महेश, या फिर मतलब कि महेश फादर अपोस्ट्रोफी से एस लगाएंगे। फिर रेखा ए बी रेखा सी डी के समानांतर है, यानी लाइन ए बी इज पैरेलल टू लाइन सी डी, लाइन ए बी इज पैरेलल टू लाइन सी डी। फिर उसके बाद ये मतलब कि पैरेलल बता रहा है। फिर उसके बाद लाइन ए बी इज परपेंडिकुलर टू लाइन सी डी। फिर उसके बाद 10 5 से विभाजन, 10 इज डिविजिबल बाई 5, 8 3 से बड़ा, 8 इज ग्रेटर देन 3। सीता राम की पत्नी है, सीता राम्स वाइफ या द वाइफ ऑफ राम, इस तरह से समझने के लिए समझ गए होंगे। तो देखिए यहाँ पे 2 चीजों के बीच में क्या फ्रेंड्स
ये सीता और गीता के बीच में किस चीज का रिलेशन है? बहन का। महेश और रमेश के बीच में किस चीज का रिलेशन है? संबंध, पिता का। रेखा AB और रेखा CD के बीच में कैसा रिलेशन है, कैसा संबंध है, रिश्ता कैसा है? तो समानांतर का रिश्ता यानी पैरेलल का रिश्ता है। नेक्स्ट, रेखा AB और रेखा CD के बीच में कैसा रिलेशन है? तो लंबवत यानी परपेंडिकुलर का रिलेशन है। फिर 10 5 से बड़ा है, तो 10 और 5 के बीच में कैसा रिलेशन है? सॉरी, 10 5 से विभाज्य है, 10 और 5 के बीच में कैसा रिलेशन है? तो विभाज्य का रिलेशन है, यानी विभाज्यता का रिलेशन है, यानी डिविजिबिलिटी का रिलेशन है। ठीक, फिर 8 3 से बड़ा है, तो 8 और 3 में रिलेशन कैसा है, संबंध कैसा है? तो से बड़ा का, यानी 3 से बड़ा है कौन? 8। सीता राम के बीच में कैसा रिलेशन है? वाइफ का रिलेशन है, यानी सीता जो है सो राम की वाइफ है, यानी जो दोनों के बीच में संबंध है वो पत्नी का है। तो देखिए, ये बहन का संबंध, पिता का संबंध, समानांतर का संबंध, लंबवत का संबंध, विभाज्य का संबंध, पत्नी का संबंध, ये आए दिन हम लोग सुनते हैं। सो फ्रेंड्स, ये दो वस्तुओं या दो अवयवों के बीच में संबंध, रिश्ता जोड़ने का काम करता है। कौन? ये मतलब जो शब्द हैं, ये सब शब्द। तो हम लोगों को मैथमेटिक्स में दो एलिमेंट यानी दो सदस्य, दो अवयव के बीच में रिश्ता जोड़ने के लिए जो चीज हम यहाँ पे देखेंगे, पढ़ेंगे, वही क्या है? हमारा रिलेशन है। मतलब मैथ में हम दो वस्तुओं नहीं, एक तरह से वस्तु ही बोल सकते, दो संख्याओं, दो वस्तुओं, जो भी बोलिए, दो अवयवों के बीच में क्या रिलेशन है, क्या संबंध है, उसके बारे में पढ़ेंगे। सो ये हम लोग आम बोलचाल की भाषा में पढ़ते हैं, जस्ट लाइक मैथमेटिक्स में भी हम लोग ऐसा ही पढ़ेंगे। सो ये रिलेशन की अवधारणा, एक तरह से बोलिए तो कॉन्सेप्ट के बारे में हम डील करने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, इतना क्लियर हुआ होगा? ये सब शब्द क्या बता रहे हैं? रिलेशन बतला रहे हैं, और इन्हीं को हम लोग मैथमेटिक्स में भी पढ़ेंगे। सो फ्रेंड्स, एक बात और सुन लीजिए, ये जो रिलेशन है, रिलेशन क्या बोल रहे हैं? रिलेशन यानी इसको बोलते हैं हम लोग संबंध। हिंदी में क्या बोलते हैं मेरे दोस्त? संबंध। तो इस संबंध को क्या बोल रहे हैं? संबंध को हम लोग पढ़ते क्यों है, इसका रीजन बताएंगे। देखिए फ्रेंड्स, आने वाला समय में हम फंक्शन पढ़ेंगे। क्या? फंक्शन, जिसको हिंदी में बोलते हैं फलन। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? फलन। ये फलन इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इतना इम्पोर्टेंट है कि आज जो अभी का समय है, आधुनिक समय, पूरा कंप्लीट मैथमेटिक्स इसी पे बेस्ड है। क्या है? इसी पे बेस्ड है, यानी पिलर का काम करता है। क्या काम करता है? पिलर का। किसका? तो जो मॉडर्न मैथमेटिक्स है उसके पिलर का काम करता है। फंक्शन वर्क्स लाइक पिलर इन मॉडर्न मैथमेटिक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब आप रियल एनालिसिस पढ़िएगा, एनालिटिकल ज्योमेट्री पढ़िएगा, आने वाला जो हायर स्टडीज है उसमें मतलब बहुत ज़्यादा ये सब इंपॉर्टेंट है। जो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस होता है उस समय पढ़िएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। समय रियल एनालिसिस ये समय इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वेक्टर एनालिसिस मत पूछिए फ्रेंड्स। तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन है? फंक्शन। अब फंक्शन को पढ़ने के लिए आपको रिलेशन को समझना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो फलन है, क्या बोल रहे हैं, जो फंक्शन है वह एक विशेष प्रकार का यानी स्पेशल टाइप का रिलेशन है। मतलब ये जो फलानवा है ना, ये फंक्शनवा, इहो एक तरह का रिलेशन ही है। एगो मतलब कि स्पेशल टाइप का रिलेशन है। तो बताओ कि फलन एक टाइप का रिलेशन है, संबंध है, तो फलन को पढ़ने से पहले रिलेशन को समझना अति आवश्यक है। मतलब कि फर्स्ट ऑफ ऑल, टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शन is very important. Before that we have to understand the concept of what? Relation. सबसे पहले फलन की अवधारणा, फलन के बारे में जानने से पहले हम लोगों को रिलेशन जानना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि रिलेशन, जो फलन है वह एक तरह का रिलेशन ही है, एक विशेष तरह का रिलेशन है, स्पेशल टाइप का रिलेशन। भाई इतना तो थोड़ा जानकारी दे दिया हूं मैं, अब आगे बढ़ते हैं। तो समझ में आया होगा क्यों हमने ये सब बात बोला है। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ाते हैं इसमें अपनी कहानी को। देखिए फ्रेंड्स, रिलेशन में हम
अक्सर बातें करते हैं दो अरिक्त समुच्चय के बारे में। अभी बताएंगे किसके बारे में बात करते हैं, दो अरिक्त समुच्चय के बारे में। देखिए सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है फ्रेंड्स वो है ऑर्डर्ड पेयर। हम ऑर्डर्ड पेयर बताएंगे, एक एक चीज इत्मीनान से समझिएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं समझ में आने वाला, एक एक चीज समझ में आएगा। क्या है फ्रेंड्स ऑर्डर्ड पेयर? ऑर्डर्ड पेयर इसको हिंदी में बोला जाता है क्रमित, क्या बोला जाता है फ्रेंड्स? क्रमित युग्म। क्या बोला जाता है? क्रमित युग्म। इतना तो समझ में आया होगा, बहुत नॉर्मल है। यानी इसको इंग्लिश में ऑर्डर्ड पेयर बोला जाता है। तो फर्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ऑर्डर्ड पेयर। ठीक फ्रेंड्स, देखिए हमने सेट पढ़ा दिया, इसमें हर चीज में सेट ही जरूरत होगा। मान लीजिए कि ए एक क्या है? सेट है। क्या है फ्रेंड्स? ए जो है सो एक सेट है, बी भी क्या है? एक सेट है, जो एनअदर मतलब दूसरा सेट है। मान लीजिए कि जैसे ए सेट है तो इसका अवयव यानी ए का अवयव, सपोज अवयव मतलब एलिमेंट स्मॉल ए है। क्या है फ्रेंड्स? स्मॉल ए। मान लीजिए बी है एक सेट। क्या है? ये सब सेट है, ये जो है सो सेट है। ए सेट है, बी सेट है। तो बी का जो अवयव है, बी का जो एलिमेंट है, ये क्या है? मान लीजिए कि यहाँ पे स्मॉल बी है। ठीक फ्रेंड्स, जो कैपिटल ए जो सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, सेट को दर्शाता है, इसका एलिमेंट स्मॉल ए है। और कैपिटल बी जो कि सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका मान लीजिए कि एक अवयव बी है, स्मॉल बी। सो समझिएगा, तो ए और बी मतलब इसको एक साथ ऐसे युग्म के रूप में लिख देना। क्या फ्रेंड्स? युग्म मतलब हमेशा जोड़ा। युग्म का मतलब जो पेयर होता है, कैसे बोलते हैं? अ पेयर ऑफ शूज, मतलब जूतों का एक जोड़ा। समझ में आया ना? तो पेयर मतलब हमेशा दो होगा। तो देखिए ए और बी दोनों को मतलब बीच में कॉमा लगा के छोटी ब्रैकेट से घेर देना। मतलब इस ए बी का क्या कहलाता है? ये ऑर्डर्ड पेयर है। मतलब ए बी का नहीं, ये आप खुद एक ऑर्डर्ड पेयर है। ऑर्डर्ड पेयर मतलब क्रमित युग्म। मतलब समझिए फ्रेंड्स, ए एक सेट है, बी एक सेट है। तो ए के अवयव बी के अवयव, ए का अवयव स्मॉल है, बी का अवयव स्मॉल बी। तो इसके अवयवों को ए कॉमा बी और छोटी ब्रैकेट के अंदर लिख देना ही ऑर्डर्ड पेयर कहलाता है, यानी क्रमित युग्म कहलाता है। फिर उसी तरह से हम चाहें तो बी कॉमा ए भी लिख देंगे, तो ये भी क्या है? ऑर्डर्ड पेयर है। क्या फ्रेंड्स? ऑर्डर्ड पेयर मतलब क्रमित युग्म है। इतना समझ में आया? अब आगे इसी में बढ़ते हैं। अब इसी ए और बी को, चूंकि ए और बी का सदस्य हम लोग इसको ऑर्डर्ड पेयर में लिखते हैं, तो ये क्या होता है? तो ये ए कॉमा बी जो होगा फ्रेंड्स, ये जब आप निकालिएगा तो ए क्रॉस बी का ये क्या होगा? अभी क्रॉस बताएंगे, सब चीज बताएंगे। ए क्रॉस बी का ये सदस्य होता है। सदस्य मतलब एलिमेंट होता है, यानी उसका अपना घर का होता है। इस तरह से समझिए। तो यहाँ पे ये दर्शाता है कि जो छोटा वाला ए है, ये पहले जो लिखा गया ए का सदस्य है, ये जो बी है ये बाद में लिखा गया इस बी का सदस्य है। ये बात समझ में आया फ्रेंड्स? और फिर यदि हम इसको पलट के लिखेंगे बी कॉमा ए, तो ये भी एक ऑर्डर्ड पेयर है, ये भी एक क्रमित युग्म है। क्रमित युग्म का मतलब होता है दो एलिमेंट को जोड़ा में लिखना, यानी आपस में साथ में लिखना। तो ये भी एक ऑर्डर्ड पेयर है। लेकिन इसको लिखेंगे फ्रेंड्स तो बी पहले है, तो बी क्रॉस ए देंगे। यानी यहाँ पे दर्शाएगा कि बी जो है सो यहाँ पे क्या दर्शा रहा है कि ये स्मॉल ए का सदस्य है, एंड ये एंड का साइन है, आई स्मॉल बी बी का सदस्य। यहाँ पे इसका मतलब ये हो रहा है। तो यहाँ पे आप लगाइएगा इम्प्लाइड एट एंड इम्प्लाइड बाई, ये सब चीज मैंने ऑलरेडी पढ़ा चुका है। इसका मतलब होता है को इंगित करता है तथा के द्वारा इंगित किया जाता है। अभी समझाएंगे, अभी कुछ नहीं, पहले जितना ऑर्डर्ड पेयर के बारे में बतला रहे उतना समझिएगा फ्रेंड्स। देखिए ये बी कॉमा ए लिखेंगे तो यहाँ पे स्मॉल बी दर्शा रहा है कि ये बी का सदस्य यानी कैपिटल बी का, और ये स्मॉल ए दर्शा रहा है कि ये कैपिटल ए का सदस्य है। बस इतना समझ गए या नहीं समझे? ऑर्डर्ड पेयर लिखा कैसे जाता है? तो हमेशा ए कॉमा बी जोड़ा में, चाहे बी कॉमा ए, इसी तरह से संख्या में 1 कॉमा 2, 2 कॉमा 1, जो भी लिखिए, 3 कॉमा 6, 6 कॉमा 9, मतलब इस तरह से रहेगा। 7 कॉमा 8, 8 कॉमा 5। तो इसको क्या बोला जाता है?
ऑर्डर्ड पेयर बोला जाता है, यानी क्रमित युग्म बोला जाता है। इस तरह से समझ गए होंगे मेरे भाई, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। एक सेकेंड थोड़ा सा टाइम देख लेते हैं कितने देर का वीडियो हुआ। फ्रेंड्स इसका मतलब जो ड्यूरेशन है वो 20 मिनट का हो जा रहा है, लेकिन और ये आगे तक बढ़ेगा, बढ़ा रहे हैं। देखिए तो ये ऑर्डर्ड पेयर है। अब ऑर्डर्ड पेयर को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ऑर्डर्ड पेयर मान लीजिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है कि जो सेट ए है, तो सेट ए का मान लीजिए स्मॉल ए अवयव है, सेट बी है मान लीजिए इसका स्मॉल बी अवयव है, यानी ये स्मॉल ए बिलोंग्स टू ए है, स्मॉल बी बिलोंग्स टू बी है। ठीक, इतना है। जब इसको ए बी को ऑर्डर पेयर में लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे, ये दर्शाता है कि ए क्रॉस बी का ये क्या है, सदस्य है, यानी इसका एलिमेंट है। इतना समझ में आने के बाद अब समझिएगा फ्रेंड, ये एक मतलब ए कॉमा बी है, ये पूरा को ऑर्डर पेयर कहते हैं। इसमें इस ए को क्या नाम देते हैं इसको समझ लिए, बहुत सिंपल है। तो इसको कहते हैं फ्रेंड्स प्रथम निर्देशांक। क्या कहते हैं? प्रथम निर्देशांक, यानी फर्स्ट, FIRST फर्स्ट कोऑर्डिनेट। क्या फ्रेंड्स बोलते हैं? कोऑर्डिनेट, फर्स्ट कोऑर्डिनेट। ठीक, यानी प्रथम निर्देशांक, या इसी का दूसरा नाम है फ्रेंड्स प्रथम प्रविष्टि, यानी इसको इंग्लिश में बोले तो फर्स्ट, फर्स्ट है, फर्स्ट एंट्री। क्या है? फर्स्ट एंट्री, यानी पहले बार प्रवेश किया है तो फर्स्ट एंट्री। ये सब नॉर्मल है, ये पहला जैसे हम लोग लिखते, ये तो सिंपल है। आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लास 10th में 1,2 x1 y1 इस तरह से पढ़े होंगे। तो इसको कहते हैं प्रथम निर्देशांक, इसको कहते हैं सेकंड द्वितीय निर्देशांक। तो वही तो लिखे हैं फर्स्ट कोऑर्डिनेट, या पहले प्रवेश किया था फर्स्ट एंट्री कहेंगे, या इसी को क्या कहते हैं प्रथम अवयव, फर्स्ट एलिमेंट। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? प्रथम अवयव, अवयव मतलब फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट। और दूसरा वाला को बोलेंगे सेकंड कोऑर्डिनेट, चाहे सेकंड एंट्री चाहे सेकंड एलिमेंट। ये बहुत नॉर्मल है। नीचे वाला दिखलाई दे रहा है ना फ्रेंड्स, देखते हैं। हाँ दिखलाई दे रहा है। हम बोलते जाते हैं, आप लोग समझते भी जाइएगा, सुनते भी जाइएगा, लिख भी लीजिएगा। तो ये सब मिटाते हैं और नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगला टॉपिक क्या है सो समझिएगा। यहाँ पे देखते हैं अगला टॉपिक है इक्वेलिटी ऑफ टू ऑर्डर्ड पेयर्स। मतलब कि यहाँ पे हम लोग अब दूसरा टॉपिक जो पढ़ने जा रहे हैं फ्रेंड्स वो बहुत इजी है। यहाँ पे दूसरा टॉपिक का नाम है इक्वेलिटी। यहाँ पे लिखते हैं फ्रेंड्स इक्वेलिटी ऑफ टू ऑर्डर्ड पेयर। मतलब हिंदी में बोले तो दो क्रमित युग्मों की समानता या बराबरी बोलिए, लेकिन सबसे परफेक्ट शब्द है समानता। दो क्रमित युग्मों की समानता। टॉपिक का नेक्स्ट टॉपिक का नाम है इक्वेलिटी ऑफ टू ऑर्डर्ड पेयर, मतलब दो क्रमित युग्मों की समानता। अब मान लेते हैं फ्रेंड्स प्रथम जो क्रमित युग्म है, क्रमित युग्म माना, ठीक, प्रथम क्रमित युग्म माना को इंग्लिश में बोला जाता है लेट जो फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर है। क्या है फ्रेंड्स? ये फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर। मान लेते हैं कि जो प्रथम क्रमित युग्म है वो हमारा है यहाँ पे सपोज A1, B1, चाहे यहाँ पे मान लेते हैं A, B। ठीक, A, B मान लेते हैं। जो हमने अभी क्रमित युग्म पढ़ाया ऑर्डर्ड पेयर, तो मान लेते हैं कि जो पहला ऑर्डर्ड पेयर हमने माना वो A, B माना। क्यों? क्योंकि टॉपिक में दो क्रमित युग्मों की समानता पढ़ना है। दो भी हो सकता है, दो से अधिक भी हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इक्वेलिटी ऑफ टू ऑर्डर्ड पेयर पढ़ना है। अब मान लीजिए कि पहला क्रमित युग्म इतना है A, B। दूसरा क्रमित युग्म मान लेते, देखिए फ्रेंड्स इसका मतलब होता है क्रमित युग्म। यहाँ पे लिखेंगे सेकेंड ऑर्डर्ड पेयर मान लेते हैं, मान लीजिए C, D। ठीक फ्रेंड्स, तो ये पहला A, B जो क्रमित युग्म है यानी ऑर्डर्ड पेयर है उसको मैंने माना, दूसरा C, D। अब ये देखिए क्या है, इसकी समानता यानी इक्वेलिटी, बराबरी। तो ये A, B
और सी कॉमा डी ये बराबर यानी समान इक्वल होते हैं। क्या बोल रहे हैं? ए कॉमा बी जो ऑर्डर्ड पेयर है वो सी कॉमा डी के बराबर होगा। ये साइन बतलाता है इफ एंड ओनली इफ, यानी हिंदी में बोले तो यदि एवं केवल यदि। इसका मतलब हुआ हिंदी में, इंग्लिश में इफ एंड ओनली इफ। इसी को बोला जाता है शॉर्ट में फ्रेंड्स आई डबल एफ। इतना को शॉर्ट में बोला जाता है आई डबल एफ। तो मतलब समझिएगा, दो अलग अलग जो ऑर्डर्ड पेयर है यानी दो अलग अलग क्रमित युग्म है वह बराबर होगा, यानी जो ए कॉमा बी बराबर होगा सी कॉमा डी के यदि और केवल यदि। तभी ये बराबर होगा जब ए जो होगा यानी जो पहला ऑर्डर्ड पेयर है उसका पहला जो एंट्री है यानी पहला अवयव वह दूसरे ऑर्डर्ड पेयर के यानी दूसरे क्रमित युग्म के पहला अवयव के बराबर होगा। यानी इफ एंड ओनली इफ जब ए बराबर होगा सी का, यानी जो पहला ऑर्डर्ड पेयर है उसका पहला अवयव दूसरे ऑर्डर्ड पेयर के पहले अवयव से बराबर होना चाहिए। एंड ये जो पहला ऑर्डर्ड पेयर है उसका दूसरा अवयव बी दूसरे ऑर्डर्ड पेयर के दूसरे अवयव डी के बराबर होना चाहिए। जब ये आपस में बराबर हो तब बोलेंगे कि ये दोनों जो ऑर्डर्ड पेयर है यानी जो दोनों क्रमित युग्म है वह क्या है, एक समान है यानी इक्वल है। दैट्स ऑल, खत्म। समझ में आया? बहुत नॉर्मल है, बहुत इजी है। अभी देखिए इस पे एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बहुत नॉर्मल है मेरे भाई। मान लेते हैं इसको मिटा देते हैं। इतना समझ में आया होगा, आप लोग उतार लीजिएगा। देखिए इस पे क्वेश्चन एक सिंपल बताते हैं जो इक्वालिटी ऑफ टू ऑर्डर्ड पेयर है। मान लीजिए कि क्वेश्चन आपका कह रहा है कि x माइनस 3 कॉमा x माइनस 3 कॉमा यहाँ पे कह रहा है 6 बराबर है यहाँ पे 9,6 के। ये कह रहा है कि ये जो दो ऑर्डर्ड पेयर है आपस में ये कह रहा है इक्वल है। मान लीजिए कह रहा है इक्वल है तो इसका मतलब है तब कहेगा x का वैल्यू ज्ञात करना। तो इक्वल है तो ये पहला जो फ्रेंड्स होगा, मान लीजिए कि यहाँ पे y माइनस 3 है सपोज, तो कह रहा है कि जो ये ऑर्डर्ड पेयर है ये दोनों इक्वल है। ठीक, तो ये जो पहला एंट्री है इसका यानी पहला अवयव है या मतलब जो पहला ऑर्डर्ड पेयर का पहला अवयव है वह दूसरे ऑर्डर्ड पेयर के पहला अवयव के इक्वल होता है। यानी x माइनस 3 बराबर 9 होगा तो x बराबर उधर भेजिएगा तो 9 प्लस 3 यानी क्या हो जाएगा 12। क्या हो जाएगा 12। मतलब समझिएगा फ्रेंड्स ये x का वैल्यू क्या हो जाएगा 12। तो आप समझिएगा, अभी हम बताएंगे। इतना निकल गया, अब आगे देखिए y माइनस 3 बराबर हो जाएगा क्या 6। ये दूसरा वाला जो पहला क्रमिक युग्म है यानी पहला ऑर्डर्ड पेयर है इसका दूसरा एलिमेंट बराबर होगा दूसरे ऑर्डर्ड पेयर के दूसरे एलिमेंट के, क्योंकि कह रहा है ये नहीं कि इसको बराबर इसके कर दीजिएगा तो महासत्यानाश। बार बार समझा रहे हैं। तो ये y बराबर उधर भेजिएगा तो 6 जोड़ 3 यानी 9 हो जाएगा। तो अब मतलब फ्रेंड्स x बराबर हो जाएगा 12, y बराबर 9। अब आप जान रहे हैं कि क्वेश्चन था x माइनस 3 कॉमा y माइनस 3 बराबर था 9,6। तो अब आप 12 x का वैल्यू भरिएगा तो 12 में से 3 गया 9 जो कि 9 के बराबर आ जाएगा। यानी x का वैल्यू 12 आया तो यहाँ पे 12 भरिएगा माइनस 3 तो 9 आएगा। देखिए पहला के बराबर। y का वैल्यू आपका 9 आया था तो 9 में से 3 जाएगा 6 जो कि दूसरा के बराबर। तो इस तरह से ऐसे क्वेश्चन आते हैं किस पे, ऑर्डर्ड पेयर पे। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं फ्रेंड्स, बहुत नॉर्मल है। अगला जो टॉपिक है उसको देखते हैं। टॉपिक कह रहा है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। क्या है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे हम लोग। अगला टॉपिक का नाम है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स हिंदी में बोले तो दो समुच्चयों का कार्तीय गुणन। देखिए फ्रेंड्स, इसको मतलब इंग्लिश में बोला जाता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। इसी को हिंदी में बोला जाता है दो समुच्चयों का कार्तीय गुणन। मतलब हम इसमें समझने वाले हैं कार्तीय गुणन यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है
इसको समझने वाले हैं। बहुत ईजी है, बहुत नॉर्मल है, समझिएगा। मान लीजिए फ्रेंड्स कि कोई सेट ए है जो कि अरिक्त है, यानी इम्पटी नहीं है, नॉन इम्पटी है। अरिक्त मतलब खाली नहीं, भरा हुआ, यानी कुछ ना कुछ उसमें अवयव है। तो मान लेते हैं कि सेट ए में 1 2 3 अवयव। सपोज मान लीजिए एक दूसरा सेट है बी, इसमें सपोज ए कॉमा बी एलिमेंट है। तो दो समुच्चयों का कार्तीय गुणन का मतलब क्या होता है वो अभी समझाने जा रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, तो ए और बी को क्या, ए और बी को ऐसे क्रॉस लगा के लिखना कहा जाता है ए और बी का कार्तीय गुणन है। अब ये निकाला कैसे जाता है इसको समझेंगे। इसको देखिए फ्रेंड्स, ए क्रॉस बी, इसको पढ़ा जाता है क्या, ए क्रॉस बी पढ़ा जाता है, इसको पढ़ा जाता है ए क्रॉस बी। चाहे आप ऐसे भी निकालिएगा बी क्रॉस ए, तो इसको पढ़ा जाता है बी क्रॉस ए। तो ए क्रॉस बी को चाहे बी क्रॉस ए को जो हम निकालेंगे, तो यही ए क्रॉस बी चाहे बी क्रॉस ए क्या है, कार्तीय गुणन है, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट है। अब इसको निकालेंगे कैसे, अब ये दोनों क्या सेम होता है, दोनों का मान बराबर होता है, इसी को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। अभी देखिए फ्रेंड्स, बहुत नॉर्मल है, बहुत ईजी है, मिटाते हैं। सबसे पहले पढ़ना समझ गया कि ऐसे लिखा रहेगा, इसी को हम लोग कार्तीय गुणन कहते हैं। इसको पढ़ते ए क्रॉस बी ऐसा लिखा रहेगा, इसी को कार्तीय गुणन कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं। इसको पढ़ा जाता है बी क्रॉस ए। अब निकालते कैसे हैं, क्या ये दोनों आपस में बराबर होता है, इसको जानेंगे। तो देखिए हम निकालने का तरीका सीखते हैं। अब ए और बी का क्रॉस निकालते हैं कार्तीय गुणन, तक कैसे निकाला जाता है इसको समझ। सबसे पहले ए है तो ए के सेट के रूप में जो अवयव है उसको लिखेंगे, यानी फ्रेंड्स 1 2 3 ये ए में है। फिर क्रॉस तो क्रॉस, बी है तो बी में क्या है, बी के एलिमेंट ए बी, सेट बी को लिख दिए। अब इतना समझ में आया, बहुत नॉर्मल है, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। जब हम दोनों का कार्तीय गुणन यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे ध्यान से समझिए। तो जो ए है तो ए के जो पहला एलिमेंट है इसको लेकर इसके दोनों एलिमेंट से एक एक बार ऑर्डर्ड पेयर बनाया जाता है। गुना का मतलब ये नहीं कि 1A 1B, यहाँ पे गुना का मतलब होता है ऑर्डर्ड पेयर बनाना, क्रमित युग्म बनाना, जैसे यहाँ पे समझाता है। ए क्रॉस बी भी क्या है, ये भी एक सेट ही है, यानी इसको भी एक सेट के ही फॉर्म में लिखा जाता है। ठीक, इतना समझ में है। ए क्रॉस बी क्या, एक सेट ही है, इसी को एक सेट के रूप में ही लिखा जाता है। अब ऑर्डर पे एक क्रमित युग में यानी जो कार्टेशियन प्रोडक्ट यानी कार्तीय गुणन निकालते कैसे वो सिखाते हैं। गुना का मतलब हम बार बार बताइए नहीं समझ लीजिएगा कि 1 में ऐसे करेंगे तो 1 गलत, ऐसे नहीं गुना होता है। गुना कैसे होता है सो समझाते हैं। ये 1 को लेकर ए के साथ चलेंगे तो 1 ए के साथ ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे। क्या, 1 ए के साथ ऑर्डर्ड पेयर, ऐसे छोटी ब्रैकेट और बीच में कॉमा देके लिखते हैं। फिर इसके बीच में ऐसे कॉमा दिया जाता है। ठीक, अब फिर इसी 1 को बी के दूसरे एलिमेंट के साथ ऑर्डर पेयर बनाते हैं, तो 1 बी। अब देखिए फ्रेंड्स, यानी ए के जो पहला एलिमेंट था उसका बी के हर एक एलिमेंट से, यानी जो 2 एलिमेंट था उससे मैंने ऑर्डर पेयर बना लिया। तो अब इस ए के एक जो पहले एलिमेंट है उसके साथ अब ऑर्डर पेयर नहीं बनाएंगे, अब से उसके दूसरे वाला से ऑर्डर पेयर बनाएंगे। यानी 2 है तो अब 2 का ऑर्डर पेयर चलेगा इसी तरह से, 2 का बनाएंगे ए के साथ, फिर इसी 2 का बनाएंगे बी के साथ, ये भी ऑर्डर पेयर बन गया। ऐसे लिखेंगे, कॉमा लगाएंगे और फिर छोटी ब्रैकेट में घेर देंगे। अब नेक्स्ट ये 2 का भी बना लिया मैंने, 3 का बनाएंगे तो 3 का पहले एलिमेंट के साथ यहाँ पे कॉमा देते हैं तो 3A हो जाएगा, और फिर 3 का दूसरे एलिमेंट के साथ तो 3B हो जाएगा। एक सेट के रूप में दोनों तरफ से हम बंद कर देंगे। यही है ए क्रॉस बी, यानी ए और बी का कार्तीय गुणन, यानी ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब हम अगर जो फ्रेंड्स, तो इसी को बोलते हैं क्या, ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट यानी कार्तीय गुणन। इतना समझ में आया। अब नेक्स्ट देखते हैं बी क्रॉस ए। क्या देखते हैं फ्रेंड्स, बी क्रॉस ए। तो इतना, अब नीचे मान लीजिए कि नीचे क्या, यहाँ पे देखते हैं। यदि यही बी क्रॉस ए निकालना रहता तो सबसे पहले हम बी के एलिमेंट को लिखते। तो बी के एलिमेंट क्या है, यहाँ पे बी के एलिमेंट क्या है, ए बी, और क्रॉस देते, क्रॉस है, और फिर ए के एलिमेंट क्या है, 1 2 3। अब फ्रेंड्स
यहाँ पे हम बी वाला का जो एलिमेंट है उसके पहले एलिमेंट से हम लोग चलते तो ए वाला के हर एक एलिमेंट के साथ ऑर्डर्ड पेयर बनाते। तो यहाँ पे A,1 के साथ ऑर्डर्ड पेयर बनेगा, A,2 के साथ ऑर्डर्ड पेयर बनेगा, A,3 के साथ ऑर्डर्ड पेयर बनेगा। तो ए का सबके साथ ऑर्डर्ड पेयर बना लिए, ठीक। अब बी का बनाएंगे फिर सबके साथ, तो होगा बी का 1 हो जाएगा, फिर बी का 2 के साथ B2 हो जाएगा, अब बी का 3 के साथ ऐसे B3 हो जाएगा, फिर सेट के रूप में घेर देंगे। इसको कहते हैं बी क्रॉस ए, यानी ये भी एक क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट है, ये बी और ए का है। अब इतना समझ में आया। अब इसी में एक चीज बताते हैं, देखिए फ्रेंड्स, अब हम इसको मिटाते हैं ए बी वाला को, चाहे यहाँ पे ए को यहाँ पे लिख देते हैं तब बताते हैं। ए बराबर मैंने यहाँ पे लिया था 1 2 3 और बी बराबर हमने लिया था A,B। इतना समझ में आया फ्रेंड्स। आप समझिए, ये जो ए क्रॉस बी निकाले हैं तो इसमें ये सब जितना है ये मतलब ए क्रॉस बी है, तो ए क्रॉस बी के अंदर में क्या है, 1A 1B 2A 2B 3A 3B, ये सब क्या है, तो ए क्रॉस बी के सदस्य है, यानी एलिमेंट है। जैसे हम लिखेंगे 1,B, तो ये 1,B कैसे, जैसे हम लोग पढ़ते हैं, मान लीजिए हम बोलेंगे यहाँ पे, देखिए फ्रेंड, ये सेट ए में 1 2 3 है, तो हम क्या बोलते हैं कि 2 क्या है, तो सेट ए का सदस्य है। हम बोलेंगे ये बी क्या है, तो ये सेट बी का सदस्य है, तो ऐसे लिखते हैं। तो उसी तरह से ये जो 1A है ये किसका सदस्य है, तो ए क्रॉस बी का सदस्य है। 1A किसका सदस्य, ए क्रॉस बी का। ये बताता है, क्या बताता है, कि यहाँ पे जो 1 है ये ए का सदस्य है, एंड ये जो ए है ये सेट बी का सदस्य, जो कि आप लोग को यहाँ पे दिख रहा है। ये मतलब ए क्रॉस बी ये भी बताता है कि जो पहला अवयव है वो पहला सेट का सदस्य है, और जो दूसरा अवयव है वो दूसरा सेट का सदस्य है। ये बात समझ में आया। अब फ्रेंड्स दूसरा, जैसे इसी तरह से अगर जो यहाँ पे देखिए क्या है, बी क्रॉस ए निकालेंगे तो A,1 ये क्या है, तो बी क्रॉस ए का सदस्य है। तो यहाँ पे इम्प्लाइड एंड इम्प्लाइड बाई, ये क्या बताता है कि जो ए स्मॉल ए है ये बी का सदस्य है, एंड ये जो ए स्मॉल 1 है ये बाद वाला ए का सदस्य है, यानी इस तरह से ये शो करता है, याद रखिएगा। अच्छा बताइए ए क्रॉस बी में फ्रेंड्स, इतना समझ में आया। अब ए क्रॉस बी में क्या है, 1,A है, 1,A। अब बी क्रॉस ए में क्या है फ्रेंड्स, बी क्रॉस ए में A,1 है। अब बताइए ये दोनों आपस में बराबर जिंदगी में कहीं होगा, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि हमने ऑर्डर्ड पेयर की इक्वलिटी में भी समानता में बताया है कि जो पहला एलिमेंट है वो दूसरे, मतलब ऑर्डर्ड पेयर का ये पहला एलिमेंट है, ऑर्डर्ड पेयर दूसरे ऑर्डर्ड पेयर के पहले एलिमेंट के बराबर होगा। तो ये 1A के बराबर कैसे हो जाएगा, 1 तो 1 के बराबर होगा। तो ये जो है सो ए क्रॉस बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होता है, ये बात हमेशा याद रखिएगा। लेकिन हाँ, मान लीजिए दोनों में सेम एलिमेंट है, ए में भी 1 2 3 है, बी में भी 1 2 3 है, तब तो बराबर होगा ही। लेकिन दोनों में डिफरेंट एलिमेंट है तो जीवन में कभी भी बराबर नहीं होगा। ये बात समझ में आया ना, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, बहुत नॉर्मल। तो कार्तीय गुणन समझ में आ गया। अब देखते हैं वीडियो कितने देर का हुआ। वीडियो फ्रेंड्स 38 मिनट का हुआ है, होने दीजिए, जाने दीजिए जितना मिनट का जाए। अब नेक्स्ट देखते हैं। इसको मिटाते हैं फ्रेंड्स। आप जो अगला टॉपिक है वो क्या है, अगला है, हम लिखते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट सेट। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट सेट, मतलब समझिएगा हिंदी में कार्तीय गुणन समुच्चय में अवयवों की संख्या। देखिए फ्रेंड्स ये नॉर्मल है, टॉपिक का नाम है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मतलब कितने एलिमेंट की संख्या है। इसको निकालने के लिए किसमें, तो इन कार्टेशियन प्रोडक्ट सेट, यानी जो कार्तीय गुणन हमने अभी निकाला है उसमें कितने अवयवों की संख्या है, इसको कैसे निकालेंगे यही बताने जा रहे हैं।
तो देखिए हिंदी में कार्तीय गुणन समुच्चय में, मतलब कार्तीय गुणन समुच्चय इसलिए लिखे क्योंकि कार्तीय जो गुणन है, जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है, वो भी एक प्रकार का क्या है, सेट ही है। क्योंकि देखिए गुणा करने के बाद भी हम तो सेटे के रूप में लिख रहे हैं, तो वो भी एक सेट ही है, इसीलिए लिखे हैं। तो इसमें लॉजिक साइंस नहीं है, रॉकेट साइंस भी नहीं है। कार्तीय गुणन समुच्चय में अवयवों की संख्या। अब उसी तरह से मान लीजिए कि एक सेट ए है जिसमें 1 2 3 एलिमेंट है, मान लीजिए सेट बी है जिसमें a, b एलिमेंट है, ठीक। तो इस तरह से देखिएगा फ्रेंड्स, जब हम a क्रॉस b निकालेंगे तो हमने अभी बताया है कि a क्रॉस b निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, a वाला 1 2 3, पहले a वाला लिखेंगे, फिर b वाला में a, b। ध्यान समझिएगा मेरे फ्रेंड्स। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालिए 1a, सबसे पहले तो निकालना पड़ेगा क्योंकि कार्तीय गुणन समुच्चय में अवयवों की संख्या कह रहा है, तो निकाल लीजिए 1, a, फिर 1, b, फिर अब ये 1 से खत्म 2 से, 2, a, फिर 2, b, फिर अब 3 से 3, a, फिर 3, b। देखिए फ्रेंड्स, हमने अभी क्या बताया है कि a क्रॉस b के लिए जो ये पूरा है 1, ये a क्रॉस b का एक सदस्य है, एक एलिमेंट है। तो इस तरह से a क्रॉस b में कुल कितने एलिमेंट हो गए गिनिए तो देखिए ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6, यानी a क्रॉस b में कुल कितने एलिमेंट हुए, 6। ये एलिमेंट हुए, क्या हुए, एलिमेंट्स। अभी निकालेंगे फॉर्मूला से, 6 समझ में आया। अब फिर फ्रेंड्स हम एक काम करते हैं, b क्रॉस a निकालते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं b क्रॉस a, तो सबसे पहले b वाला लिखेंगे, क्या है, a, b क्रॉस a वाला क्या है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे 1, 2, 3। अब इसका कार्तीय गुणन निकालेंगे तो a से चलेंगे 1 में तो a, 1, फिर a से 2 में तो a, 2, a से 3 में तो a, 3, और फिर b से चलेंगे तो b से 1, फिर b से फ्रेंड्स 2, फिर b से 3। अब देखिए इसमें भी अवयवों की संख्या गिनेंगे b क्रॉस a में भी, तो देखिए 1 2 3 4 5 6, मतलब इसमें भी कितने एलिमेंट हो गए, 6 एलिमेंट्स, यानी अवयवों की संख्या। इतना समझ में आया होगा, हमने ये निकाल लिया। अब देखिए हम अगर जो फॉर्मूला के थ्रू निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, अभी बतलाने जा रहे। देखिए फ्रेंड्स, हम एक बात बोल रहे हैं कि a क्रॉस b बराबर नहीं होता है b क्रॉस a के, ये बात समझ में आया। लेकिन अगर जो हम a क्रॉस b में अवयवों की संख्या निकाले, चाहे b क्रॉस a में अवयवों की संख्या निकाले, तो संख्या दोनों में सेम होता है। क्या, ये दोनों में जो संख्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, वो दोनों में सेम होता है। यानी जितना a क्रॉस b में अवयवों की संख्या होगा उतना ही b क्रॉस a में भी होगा, लेकिन दोनों अवयव ऑर्डर्ड पेयर बराबर हो ऐसा पॉसिबल नहीं है। कभी कभी कोई स्थिति में होगा लेकिन हमेशा नहीं है। बात समझ में आया। लेकिन दोनों में अवयवों की संख्या सेम होता है। देखिए अभी प्रूफ भी किए, a क्रॉस b में भी 6 ही आया और b क्रॉस a में भी 6 ही आया। जब सेम सेट वाला लेकर चलेंगे तब, यानी a इसके लिए भी वही होगा, b इसके लिए भी वही होगा, और दूसर में भी b क्रॉस a में भी जो b है इसके लिए भी वही होगा, a है इसके लिए भी वही होगा, तब दोनों में अवयवों की संख्या हमेशा बराबर होगा। लेकिन ये जरूरी है कि a क्रॉस b बराबर होगा b क्रॉस a के, अवयव की संख्या बराबर होगा। ये बात समझ में है। अब निकालते कैसे हैं, 6 आता कैसे है फॉर्मूला से, वो बताते हैं। देखिए फ्रेंड्स, तो इसका फॉर्मूला क्या है निकालने का, ये तो बना के बताएं। अब फॉर्मूला देखिए। अच्छा फ्रेंड्स, यहाँ पे a में अवयवों की संख्या कितना है, 1 2 3। तो a में अवयवों की संख्या को na से सूचित किया जाता है, na बराबर 3। और फ्रेंड्स b में अवयवों की संख्या कितना है, इसको nb से सूचित करते हैं, nb बराबर 1, 2 यानी 2 है। तो इतना समझ में आया। अब हमको निकालना है क्या, कार्टेशियन प्रोडक्ट समुच्चय में, मतलब कि अवयवों की संख्या, यानी n a क्रॉस b, मतलब a क्रॉस b में क्या है फ्रेंड्स, नहीं उसमें चमक रहा होगा तो देख लीजिए, a क्रॉस b में अवयवों की संख्या निकालना है, यानी a क्रॉस b में कुल कितने अवयव होंगे इसको निकालना है हमें। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है कि a में अवयवों की संख्या को गुना कर दीजिए b में अवयवों की संख्या से। यही फ्रेंड्स फॉर्मूला है। क्या है, a में अवयवों की संख्या को गुना कर दीजिए b में अवयवों की संख्या। जैसे हमको यहाँ पे निकालना है n a क्रॉस b में अवयवों की संख्या, तो na या गुने nb लिखेंगे। और फ्रेंड्स na का वैल्यू कितना है, 3, गुने nb का वैल्यू कितना है, 2, तो 3 दूनी 6, जो कि अभी हमने निकाला था तो 6 ही एलिमेंट आया था।
आप देखिए, आपको अगर जो एन बी क्रॉस ए निकालना है वही बात है, एन पहले बी लिख दीजिए, आगुने एन ए लिख दीजिए। एन बी कितना है फ्रेंड्स 2, आगुने एन ए कितना है 3 यानी 6। तो बताइए तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी यानी ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या आप बराबर आया बी क्रॉस ए में अवयवों की संख्या के। तो अवयवों की संख्या बराबर होता है लेकिन दोनों एलिमेंट सेम सेम होंगे, ये बात कभी पॉसिबल नहीं है। ठीक, तो इतना समझ में आया होगा मुझे पूर्ण विश्वास है। आप देखिए फ्रेंड्स, आगे हम बताते हैं अगला टॉपिक, मिटाते हैं इसको। अगला टॉपिक क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पे देखते हैं एरो डायग्राम रिप्रेजेंटेशन ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट। मतलब समझिएगा फ्रेंड्स, हिंदी में लिखते हैं पहले इसको, दो समुच्चयों के कार्तीय गुणन का तीर आरेख निरूपण। देखिए अगला जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है एरो डायग्राम रिप्रेजेंटेशन ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। दो समुच्चयों के कार्तीय गुणन का तीर आरेख निरूपण। मतलब दो को समुच्चय जैसे ए और बी ले रहे हैं, उसके कार्तीय गुणन यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम तीर आरेख द्वारा यानी एरो डायग्राम द्वारा कैसे दर्शाएंगे इसको पढ़ेंगे। बहुत सिंपल है। देखिए मान लीजिए सेट ए बराबर वही 1 2 3 ले लिए और सेट बी बराबर हमने क्या ले लिया ए कॉमा बी, और ए क्रॉस यहाँ पे बी निकाला हमने, तो क्या है फ्रेंड्स, तो ए में 1 2 3 क्योंकि ये पहले है, क्रॉस बी में ए कॉमा बी। तो देखिए फ्रेंड्स इसको क्या लिखेंगे, तो 1 ए हो जाएगा, फिर फ्रेंड्स 1 बी हो जाएगा 1 का बी के साथ, फिर इसी तरह से 2 ए हो जाएगा और 2 का बी के साथ 2 बी हो जाएगा, 2 का खत्म तो 3 ए हो जाएगा और कॉमा 3 बी हो जाएगा। अब ए क्रॉस बी का हम यहाँ पे क्या दर्शा रहे हैं, तीर आरेख, इसको बोलेंगे ए क्रॉस बी का तीर आरेख दर्शा रहे हैं, यानी एरो डायग्राम। क्या है फ्रेंड्स, एरो डायग्राम दर्शा रहे हैं। ठीक, देखिएगा क्या है, तो एरो डायग्राम दर्शाने के लिए यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले एक ऐसे बनाएंगे ऐसे, और फिर फ्रेंड्स एक ऐसे बनाएंगे। ठीक, यहाँ पे लिखते हैं ए, यहाँ पे लिखते हैं बी। ठीक फ्रेंड्स, ए बी लिखते हैं और ये ऐसे देते हैं, ये लिखते हैं ए क्रॉस बी। अब देखिए ए वाला एलिमेंट क्या है, 1 2 3, तो ऐसे 1 2 3 लिख दिया हमने। फिर फ्रेंड्स बी में क्या है ए कॉमा बी, तो ऐसे लिख दिया। ठीक, अब इसका तीर आरेख दर्शाना है किसका, ए क्रॉस बी का। सिंपल है, ए क्रॉस बी में जाएंगे, 1 का ए से है तो फ्रेंड्स तीर मारेंगे 1 का ए से, फिर 1 का बी से है तो 1 का तीर मारेंगे 1 का बी से, ये हो गया। 2 का ए से है तो 2 का तीर मारेंगे ए से, फिर 2 का बी से है तो 2 का तीर मारेंगे बी से, फिर 2 खत्म, 3 का ए से है तो 3 का तीर मारेंगे ए से, और फिर 3 का बी से है तो 3 का तीर मारेंगे बी से। यही जो है ए क्रॉस बी का तीर आरेख द्वारा निरूपण है, यानी एरो डायग्राम रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए क्रॉस बी विच इज कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, यानी जो कि ए और बी का कार्तीय गुणन है और यही इसका रिप्रेजेंटेशन है तीर आरेख यानी एरो डायग्राम द्वारा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। Please subscribe this channel, like this video and comment on this video related to your queries, and also share with your friends. That's all friends.